हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, आप लोगों की तरफ से कुछ डाउट आ रहे थे कि हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रख पाएंगे मास्टर कैडर के अंदर। तो देखिए, जो अभी तक लास्ट मास्टर कैडर का शेड्यूल था गाइस, उसके अकॉर्डिंग तो ये था हमारे पास कि हमारे पास ना 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी एंड मैथ्स। ठीक है, तो हम उन 5 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से हैं चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम से हैं। मीन्स अगर मैं आपको बताऊं तो इस बार कुछ बच्चे ऐसे भी सिलेक्ट हुए हैं जो थे नॉन मेडिकल से, बट उन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया था। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। अब तक का जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो लास्ट मास्टर कैडर के अकॉर्डिंग था, बट जो न्यू मास्टर कैडर है उसके अंदर क्या कुछ चेंज रहेगा या नहीं, उसका देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही पता लगेगा। बट अब तक जितने भी मास्टर कैडर हुए हैं उनके अंदर यही रहा है कि हम रख सकते हैं अपनी इच्छा से 5 में से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो चलिए, जैसा मैंने आपको एक वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम संडे को क्वेश्चन सीरीज़ लाएंगे, जिसके अंदर हमने वीक के अंदर जो भी किया है, जैसे इस वीक के अंदर हमने बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक डिस्कस किया। ठीक है, तो हम बायोमोलिक्यूल टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनुलिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कि इनुलिन के मेनली कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कि वो एक लिपिड है या फिर प्रोटीन है या फिर पॉलीसेकेराइड है या फिर विटामिन है। तो आप ये देखिए कि जैसे ही अभी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, उसके एमसीक्यूज, उसके ऑप्शंस आपको बता रही हूँ, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको उनका आंसर पहले से ही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा आंसर, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो देखिए, इनुलिन के कैरेक्टर्स क्या हैं, कि वो एक लिपिड है, प्रोटीन है या फिर पॉलीसेकेराइड है, तो या फिर विटामिन है। तो देखिए, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि जो इनुलिन है वो क्या है, एक पॉलीसेकेराइड। इनुलिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। तो आंसर विल बी पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड में कौन सा पॉलीसेकेराइड है, ये होमोपॉलीसेकेराइड है, क्योंकि ये एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं कि ये बताइए कि जो इनुलिन है वो किसका पॉलीमर है, हमने ये तो बता दिया कि ये पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बनता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनुलिन है जो होमोपॉलीसेकेराइड तो है, बट मोनोमर किसका है, तो गाइस ये मोनोमर है किसका, फ्रक्टोज का। क्लियर है इतना सभी को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is true about compounds present in acid insoluble pool, कि acid insoluble pool that is AIP, एसिड इनसल्यूबल पूल कौन सा होता है। देखो, जैसे ही हमने केमिकल एनालिसिस की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो उसके लिए गाइस हमने एक एसिड यूज़ किया था। ठीक है, तो एसिड कौन सा था, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो हमने ये देखा था गाइस ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर कि जैसे ही मैंने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड लिया और मैंने लिविंग टिश्यू की स्लरी बनाई, तो हमारे पास कुछ एक जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल हैं वो तो फिल्ट्रेट के अंदर चले गए थे। ठीक है, बट जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो हमारे पास किसके अंदर रह गए थे, एसिड इनसल्यूबल पूल के अंदर, प्लस लिपिड भी रहा था वहाँ पे। क्लियर है? तो अभी हमने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना है कि जो एसिड इनसल्यूबल पूल है उनके बारे में क्या चीज़ें करेक्ट हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, एसिड इनसल्यूबल पूल के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एसिड इनसल्यूबल पूल। तो एसिड इनसल्यूबल पूल के अंदर क्या रहते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, कि दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 10,000 डाल्टन्स एंड अबव एक्सेप्ट लिपिड्स, कि जो एसिड इनसल्यूबल पूल के अंदर रहेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर क्या क्या रहेगा, एक तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल रहेंगे
और एक इसके अंदर क्या रहेगा, लिपिड्स रहेंगे। तो देखिए इसके अंदर यही तो है कि एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर ऐसे कंपाउंड्स रहेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन है या फिर उससे ज़्यादा है, बिल्कुल है। और लिपिड्स, एक्सेप्ट लिपिड्स, क्यों एक्सेप्ट लिपिड्स वर्ड क्यों बोला, क्योंकि लिपिड्स का गाइस मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक्सेप्ट लिपिड्स, क्योंकि हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर भी कि जो लिपिड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तभी हम उनको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसी वजह से हमने उनको बोला कि एसिड, बट ये एसिड इनसोल्यूबल पूल का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि क्या हम एसिड इनसोल्यूबल पूल के कंपाउंड्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। थर्ड है कि दे आर कॉल्ड एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहा जा सकता है उसको, बिल्कुल कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन ही ठीक हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है। सो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंपाउंड्स प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। तो देखो जैसे हमने केमिकल एनालिसिस की थी तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे केमिकल एनालिसिस से भी लिए हैं। तो केमिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारे पास दो ही स्टेजेस रहेंगी, दो ही टाइप के सब्सटेंसेस बनेंगे। एक तो बनता है हमारे पास फिल्ट्रेट और सेकंड बनता है हमारे पास रिटेंटेड। फिल्ट्रेट के अंदर गाइस हमारे पास क्या रहता है, फिल्ट्रेट में बताइए। फिल्ट्रेट में हमारे पास रहेगा एसिड सोल्यूबल पूल, क्योंकि वो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो चुका है। और हमारे पास रिटेंटेट में क्या होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल, क्योंकि वो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में सोल्यूबल नहीं हुआ। और जो एसिड सोल्यूबल पूल है उसके अंदर क्या आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्या आएंगे उसके अंदर, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल और लिपिड्स, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, ठीक है। और देखिए अभी एसिड सोल्यूबल पूल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें माइक्रोमोलिक्यूल आएंगे। और माइक्रोमोलिक्यूल का गाइस मैंने आपको वेट बताया था कि इनका वेट कितना होता है, 18 से 800 डाल्टन्स। क्लियर है। तो चलिए देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एसिड सोल्यूबल पूल। तो एसिड सोल्यूबल पूल के बारे में क्या चीज़ यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। तो देखिए कि दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन्स। ठीक है, ये तो इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ही होता है। सेकंड वन है दे आर नॉन एज माइक्रोमोलिक्यूल, बिल्कुल उनको माइक्रोमोलिक्यूल ही कहा जाएगा, ठीक है। तो क्या हम उनको मैक्रोमोलिक्यूल कह सकते, बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो देखिए जो बायोमोलिक्यूल हैं उसी की तो कैटेगरी है हमारे पास माइक्रो और मैक्रो। सो माइक्रो, जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल हैं क्या वो बायोमोलिक्यूल नहीं होंगे, होंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है इतना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट नेग्लिजिबल इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है, मीन्स ना के बराबर है, बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर सिलिकॉन। तो आंसर क्या होगा गाइस हमारा, सिलिकॉन। इसका रीज़न क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी, देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बनते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, सो ये एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो इट मीन्स सिलिकॉन है वो हमारी बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज अल्कालॉइड इन नेचर। देखो हमने डिस्कस किया था मेटाबोलाइट्स को, मेटाबोलाइट्स को हम बायोमोलिक्यूल भी कह देते हैं। सो जो मेटाबोलाइट्स होते हैं गाइस वो हमने पढ़े थे कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक होते हैं हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यही पढ़ा था। और देखिए अभी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं
वो क्या होते हैं और प्राइमरी क्या होते हैं। हमने देखा था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका रोल आइडेंटिफाई होता है, बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका रोल आइडेंटिफाई नहीं होता। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमने किसका एग्जांपल किया था, जैसे कि हमें पता है ग्लूकोज है, वो भी किसके अंदर आएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि उसका फंक्शन हमें पता है। इन दी सेम वे गाइस, अगर मैं बात करूं वाइटामिन्स हैं, वो भी किसके अंदर आएंगे, बताइए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि जो विटामिन हैं वो प्रोटेक्टिव फूड हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें। किससे प्रोटेक्ट करेंगे गाइस, हमें विटामिन डिसीज से, ठीक है। सो इसी वजह से हम कह देते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन हमें पता होता है, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की अपनी क्या है, एक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है। सो देखिए, अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज एल्कालॉइड इन नेचर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि नेचर के अंदर एल्कालॉइड है। तो देखिए कौन सा है इनमें, तो फर्स्ट है कोडीन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एंथ्रोसाइनिन, थर्ड है गम, फोर्थ है एब्रिन। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए पढ़िए आप इन ऑप्शंस को, और पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कि ये सारे ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, क्योंकि थ्योरी क्लास के अंदर गाइस मैंने आपको एक पिक्चर भी ऐड की थी वहाँ पे, और बोला था आपको कि आप ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अच्छे से आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो कि नेचर के अंदर अल्कालॉइड है, तो देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये सारे ही हैं, बट अल्कालॉइड नेचर का कौन सा है, सिर्फ इनमें कोडीन। क्लियर है, सो आंसर हमारा कोडीन हो जाएगा। सो अल्कालॉइड नेचर का एक और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, दैट इज मॉर्फिन, ठीक है। तो चलिए बाकी ऑप्शंस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो है गाइस, बट वो पिगमेंट है, बट हमारे पास तो उन्होंने अल्कालॉइड पूछा है ना, तो इसी वजह से हमने इस ऑप्शन की तरफ नहीं जा सकते। गम है, गम सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो है, बट वो अल्कालॉइड नहीं है, वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। एब्रिन है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, बट ये टॉक्सिन है। सो इसी वजह से हमने बाकी ऑप्शंस को निगलेक्ट किया, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोडीन। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या है। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या होता है, ए ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, और डी है न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए जो मोस्ट अबंडेंट केमिकल अगर कभी भी आपसे पूछा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होगा, वाटर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से ये पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या है, तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो गाइस जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ना, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस की पीडीएफ में सेंड किया था। सो आप वहाँ से भी क्वेश्चन रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। आगे चल के क्वेश्चंस का लेवल और भी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, बट हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस तक जाएंगे। क्लियर है। सो आपको जो इन क्वेश्चंस को भी ध्यान से करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को जिनको ज़्यादा इजी लेते हैं और वही एग्जाम में हमारे से गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप ये ध्यान रखिएगा कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल तो वाटर है, बट मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल हमारे पास क्या होगा, फिर हमारा आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा, बट इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास वाटर है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। इट मीन्स अगर वो सेकेंडरी नहीं है तो क्वेश्चन देखिए वो क्या होगा, प्राइमरी। तो कहने का मतलब अभी हमें इनमें से क्या देखना है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो ए ऑप्शन है गाइस एंटीबायोटिक्स, बी ऑप्शन है विटामिन्स, सी ऑप्शन है कैरोटिनॉइड्स, डी ऑप्शन है मॉर्फिन। तो देखिए इनमें से क्या आंसर होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा इसका, आप कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हो। तो देखिए डिस्कस करते हैं। चलिए एंटीबायोटिक्स, ये तो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है।
वाइटामिन्स मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि इट इज़ अ प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्योंकि इसका फंक्शन हमें नॉन है, हमें पता है कि ये किस में हेल्प करता है, बताइए, प्रोटेक्शन में, किससे, डिसीज से प्रोटेक्ट करने में हमें फ़ायदा देगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको प्रोटेक्टिव कहते हैं कि ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। कैरोटिनॉइड क्या है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं, और पिगमेंट्स तो किस में आएंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, ठीक है। मॉर्फिन है, मैंने अभी आपको बताया था कि इट इज़ अल्कालॉइड। सो बाकी तो सारे ही हमारे पास क्या हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। सो प्राइमरी के लिए आंसर क्या होना चाहिए, प्राइमरी के लिए आंसर क्या होगा, विटामिन, क्योंकि हमारे से विटामिन प्राइमरी मेटाबोलाइट ही पूछा गया है। सो आंसर विल बी विटामिन्स। नेक्स्ट देखिए, व्हेन केमिकल एनालिसिस ऑफ टिश्यू वाज डन यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, हमें पता है कि जब हमने लिविंग टिश्यू की केमिकल एनालिसिस की थी, क्योंकि हम उसमें से गाइस माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना चाह रहे थे, तो मैंने क्या किया था, इनकी स्लरी बनाई थी, ठीक है। और जो हमने स्लरी बनाई थी वो कैसी बनाई थी, थिक स्लरी बनाई थी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और क्या एसिड यूज़ किया मैंने उस टाइम, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला था हमारे पास CCl3, ठीक है, COOH, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। अभी देखिए कि जो हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का यूज़ करके हमने स्लरी बनाई उस टाइम, तो आफ्टर दैट हमारे पास हमने उसको फिल्टर किया था, तो हमारे पास फिल्ट्रेट में क्या चीज़ मिली थी। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज़ें डिस्कस करके आई हैं कि फिल्ट्रेट में हमारे पास क्या मिलता है। तो गाइस फिल्ट्रेट में हमारे पास मिलेगा ASP, एसिड सॉल्यूबल पूल, जिसको हम बोल देते हैं कि एसिड सॉल्यूबल पूल में सारे के सारे क्या मिलते हैं, हमें बायो माइक्रोमोलिक्यूल मिलते हैं। क्लियर है। तो देखिए अभी क्वेश्चन को कि व्हेन केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू वाज डन यूजिंग ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड देन फिल्ट्रेट फॉर्म्ड वाज, फिल्ट्रेट क्या बनेगा, एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन के अंदर आएगा, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, या फिर रिटेंटेड, या फिर फर्स्ट और थर्ड आंसर आएगा इनमें से। बताइए क्या ये फोर्थ ऑप्शन है कि क्या फर्स्ट और थर्ड दोनों ही ठीक हैं। तो देखिए फिल्ट्रेट के अंदर आपको पता है हमेशा हमारे पास आता है ASP। सो फिल्टर आंसर क्या होगा हमारा, B, एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेट में वही चीज़ जाएगी जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है, तभी हमने उसको बोला एसिड सॉल्यूबल, ठीक है। सो एसिड इनसॉल्यूबल है पार्ट है, जो रिटेंटेट है वो तो किसका पार्ट बनेंगे, एसिड इनसॉल्यूबल पूल का। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, सही आंसर होगा हमारा एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। क्लियर है इतना सभी को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज अ पेंटोस शुगर, इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड है जो कि पेंटोस शुगर है। देखो मोनोसेक्राइड हमें पता है गाइस कि मोनोसेक्राइड जो सिंपलेस्ट यूनिट है, जिसको फर्दर ब्रेकअप नहीं कर सकते, मोनोसेक्राइड की यूनिट आपस में ऐड होती हैं ना, देन ही वो न्यू क्या बनाती हैं, सेक्राइड्स बनाती हैं, चाहे वो ओलिगोसेक्राइड है चाहे वो पॉलीसेक्राइड है। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि जो मोनोसेक्राइड देखना है जिसमें कितने कार्बन हो, पेंटोस शुगर हो, यानी कि 5 कार्बन हो। पेंट का मतलब ही यहाँ पे क्या होगा 5, ओस का मतलब क्या है शुगर, तो 5 कार्बन वाला शुगर इनमें से कौन सा है देखिए। तो आप ये देखो डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो जो मैनोस है गाइस ये कितने कार्बन वाला शुगर है, 6 कार्बन वाला है, तो ये भी मोनोसेक्राइड बट इसके अंदर 6 कार्बन है, ठीक है। राइबोस है, हमने डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं 5 कार्बन, और जो राइबोस है वो एक शुगर है, और ये जो शुगर है पेंटोस शुगर वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, RNA के अंदर, ठीक है। ग्लैक्टोस है, ग्लैक्टोस के अंदर कितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन, और ग्लूकोज एज यू नो कितने कार्बन होंगे 6 कार्बन, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होगा, आपको आइडिया लग गया होगा, तो आंसर होगा गाइस हमारा क्या, राइबोस, ठीक है। फिर अभी देखिए आपको डाउट होगा कि फिर ग्लूकोज, ग्लैक्टोस और मैनोज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो जर्नल स्ट्रक्चर है आपको पता ही है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें इसका दिखेगा, ठीक है। और सेकंड कार्बन पे OH इधर होगा और H इधर होगा, थर्ड कार्बन पे OH
इधर और बाकी इधर। और फोर्थ कार्बन वाला गाइस मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आप उसको समझने की कोशिश करना। फोर्थ कार्बन है उस पर क्या होगा, OH राइट साइड, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन पे भी OH क्या होगा, राइट साइड होगा। और दिस इज अ सिक्स्थ कार्बन और दैट इज CH2OH, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, जनरली ग्लूकोज का, ठीक है। तो देखो मैंने ये थर्ड कार्बन है, देखो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। तो ये इस कार्बन से ऐसे लिंक होगा, ठीक है। लिंकेज एक्चुअली कार्बन कार्बन के बीच में हो रही है, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कंप्लीटली नहीं बना पा रही स्ट्रक्चर, तो आप इसी वजह से मैंने हाफ इधर बना दिया और हाफ इधर बना दिया। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे 3 कार्बन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए और 3 कार्बन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। ये ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास, ग्लूकोज का। और वन थिंग मोर कि अभी जो आप लिंकेज बनाओगे ना कार्बन कार्बन के बीच में एग्जैक्ट बनानी है, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में बनेगी, ये सी इधर दिखा दोगे आप एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो इस कार्बन से लिंक करेगा। अभी देखिए कि ये तो था जनरली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो फिर आपको डाउट होगा कि फिर डिफरेंस क्या है ग्लैक्टोज में। तो गाइस ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जैसा ही है, सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, कहाँ, फोर्थ कार्बन पे, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे क्या डिफरेंस होगा, फोर्थ कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप है, ग्लूकोज में तो राइट साइड है, ग्लैक्टोज में क्या कर दोगे आप, वो लेफ्ट साइड दिखा दोगे, ठीक है। सिर्फ ये करना है आपको, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। नेक्स्ट है मैनोस। मैनोस के अंदर क्या होगा, फिर मैनोस में क्या करोगे आप, मैनोस के अंदर आप जो सेकंड कार्बन है ना, सेकंड कार्बन पे, वैसे तो जनरली ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है ना, बट मैनोस के अंदर आप उसको क्या दिखा दोगे, आप उसको लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट कर दोगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जैसा बनाओगे। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, मैनोस में ग्लूकोज से क्या डिफरेंस है कि सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप आप किस तरफ दिखा दोगे गाइस, आप उसको लेफ्ट तरफ दिखा दोगे, क्योंकि जनरली वो राइट तरफ होता है ग्लूकोज के अंदर। और ग्लैक्टोज में फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप जो प्रेजेंट है उसको कहाँ दिखा दोगे आप, राइट साइड। राइट साइड जो है उसको कहाँ दिखा दोगे आप, लेफ्ट साइड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको आप कहाँ दिखा दोगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज में राइट साइड था तो ग्लैक्टोज में आप लेफ्ट साइड दिखा दोगे। यहाँ पे फोर्थ कार्बन का चेंज करना है, यहाँ पे सेकंड का, तो ये हमारे पास बाकी के जो पेंडिंग मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या बन जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास। अगर हम बात करें पेंटोज शुगर इनमें से कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा राइबोस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड का। हमने देखो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर है वो किससे मिलके बना होगा, मोनोमर यूनिट से। तो मोनोमर यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड। तभी तो कहा गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसका, न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि हर एक न्यूक्लियोटाइड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा ये बताना है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड किसका मिलके बनता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है बेस शुगर OH, या फिर बेस शुगर फॉस्फेट ग्रुप, या फिर शुगर फॉस्फेट, या फिर बेस शुगर फॉस्फेट। और ये कितने टाइम्स दे रखे हैं, N टाइम्स, देखो यहाँ पे N डाला हुआ है। तो ज़्यादातर पता है बच्चे क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड देखा नहीं कि ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया, क्योंकि उनको लगता है न्यूक्लिक एसिड है तो वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में बेस होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, शुगर होता है पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो N टाइम्स तो देखो न्यूक्लियोटाइड होंगे ही, तो देखते ही ये टिक कर देते हैं, बट ये नहीं आएगा। अगर न्यूक्लिक एसिड का पूछा जाए देन हम इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड N टाइम्स रिपीट होंगे। बट आगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम ये नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हमारे पास आगे क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलके बनता है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय, किससे मिलके बनेगा वो, फिर उन्होंने न्यूक्लियोटाइड की बात की आगे चलकर एक, तो उसकी कॉम्पोजिशन होगी हमारे पास बेस से बनेगा, शुगर से बनेगा और फॉस्फेट ग्रुप से बनेगा, ठीक है। आगे देखिए जो पॉलीसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड
किससे कैसे बनते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, पेप्टाइड लिंकेज से, या फिर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, या फिर वैन डर वाल फोर्सेस से। तो आपको पता है कि जब हम मोनोसेक्राइड यूनिट को मोर देन 10 अगर मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में कंबाइन करती हैं तो वो कैसी लिंकेज के थ्रू करेंगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जो प्रोटीन्स हैं गाइस, वो अमीनो एसिड, अगर हम बात करें जब प्रोटीन्स बनते हैं तो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोनोसेक्राइड इज नोन एज ब्लड शुगर। तो इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड है जिसको ब्लड शुगर कहा जाता है, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज, या फिर अगर हम बात करें ग्लूकोज को कहेंगे, फ्रक्टोज को कहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लैक्टोज और डी ऑप्शन है हमारा सुक्रोज। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो आंसर होगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज नॉन एज ब्लड शुगर बिकॉज हमारे जो ब्लड के अंदर जो शुगर मिलती है वो क्या है, ग्लूकोज है। आफ्टर दैट है इंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, तो ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, प्रोटीन्स के। तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। नेक्स्ट है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स आर। प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, तो प्रोटीन्स किससे मिलके बनते हैं, देखिए न्यूक्लियोटाइड से, या फिर अमीनो एसिड से, या फिर मोनोसेक्राइड से, या फैटी एसिड से। तो ये मिलकर बनेंगे किससे, अमीनो एसिड से। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स तो मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। मोनोसेक्राइड क्या मिलके बनाएंगे बताइए, मोनोसेक्राइड मिलके बनाएंगे या तो ओलिगोसेक्राइड बनाएंगे या फिर वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का टॉपिक भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेक्राइड। इनमें से डाइसेक्राइड कौन सा है, ग्लूकोज है वो क्या है, मोनोसेक्राइड हमें पता है, C6H12O6। फ्रक्टोज ये भी क्या है, मोनोसेक्राइड है। सुक्रोज ये क्या है, डाइसेक्राइड, क्योंकि ये किससे मिलके बनता है, दो मोनोसेक्राइड यूनिट से, ग्लूकोज से और किससे मिलके बनेगा, ये फ्रक्टोज से। और स्टार्च गाइस क्या है हमारे पास, पॉलीसेक्राइड। सो आंसर इज सुक्रोज। सो 16th एंड जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। जब हम केमिकल एनालिसिस करते हैं तो गाइस हमने एक एसिड यूज़ किया था, उस एसिड को मैंने क्या बोल दिया, एक्स, और हमने एक स्लरी बनाई थी ना, तो उसको हमने बोला वाई। थ्योरी क्लास के अंदर ये आपको करवाया गया है। तो बताइए एक्स और वाई क्या है, तो देखिए ए ऑप्शन है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, और वाई का उन्होंने बोला है कि वाई की जो स्लरी है वो थिन बनी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं। एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड और स्लरी थिक। यहाँ पे ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड बट स्लरी थिन, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड स्लरी थिक। तो देखो ये वाले दो ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकती हो, क्योंकि आपको पता है कि जो एसिड हमने यूज़ किया था वो हमने क्या यूज़ किया था, तो इसको भी मैंने निगलेक्ट कर दिया, इसको भी, क्योंकि मैंने तो जो एसिड यूज़ किया था वो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड था। ठीक है, अभी देखिए स्लरी क्या है, तो स्लरी इसके अंदर क्या बनती है, थिक बनती है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड थिक स्लरी। तो गाइस आई होप कि जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो आपने उसको एंजॉय किया होगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर सेंड किए जाते हैं आप रेगुलरली उनको भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।